जय हिंद। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। देखो शुरू करते हैं। कहानी क्या रही है, हमने इससे पिछले सेशन में देखा था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कई सारी नई डिस्कवरीज हुई, पर्टिकुलरली ओशन फ्लोर को लेके हमें खूब सारी नई इन्फॉर्मेशन मिली। और ये जो नई इन्फॉर्मेशन थी ये साइंटिस्ट के सामने एक नया डायमेंशन प्रोड्यूस करेगी फॉर द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इसी नई इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए प्रेजेंट किया जाएगा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी को, और इसी नई इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए बात की जाएगी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। इसी नई इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एक बार फिर से साइंटिस्ट कम्युनिटी बात करेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में। फर्दर स्टडीज को कंडक्ट किया जाएगा और इन फर्दर स्टडीज के दौरान एक बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इमर्ज होगा जिसे बुलाया जाता है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स नाम का ये जो कॉन्सेप्ट है ये इमर्ज हुआ 1967 में। कब इमर्ज हुआ? 1967 में इमर्ज हुआ। और इस कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया? इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में। मैकेंजी और पार्कर, मैकेंजी और पार्कर के अलावा एक और तीसरे इंसान थे जो कि इसके ऊपर काम कर रहे थे और उनका नाम था मॉर्गन। लेकिन प्राइमरीली ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है इसको डेवलप किया मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में। मैकेंजी और पार्कर बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। और प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर मैकेंजी और पार्कर क्या कहेंगे? मैकेंजी और पार्कर बात करेंगे टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। टेक्टोनिक प्लेट को लिथोस्फेरिक प्लेट भी बुलाया जाता है। और टेक्टोनिक प्लेट होती क्या है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इट इज अ स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक। सॉलिड रॉक की स्लैब को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट। और ये जो स्लैब होती है ये अपने आप में मैसिव होती है, ये अपने आप में लंबी चौड़ी होती है। ये जो स्लैब होती है ये इररेगुलरली शेप्ड होती है। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट होती है ये कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फीयर दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक्स के आने से पहले तक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि सिर्फ कॉन्टिनेंट्स ही मूव करते हैं। और अगर किसी प्लेट को कॉन्टिनेंटल प्लेट कहा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो प्लेट सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट से बनी हुई है, उसमें ओशन का कोई भी पार्ट नहीं है। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फीयर दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। और लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अगर बहुत बेसिक तौर पे बात करें तो ये जो लिथोस्फीयर होता है ये क्रस्ट और टॉप मेंटल से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो लिथोस्फीयर होता है ये क्रस्ट और टॉप मेंटल से मिलकर बना हुआ होता है। और इस लिथोस्फीयर की थिकनेस भी वेरी करती है। ओशनिक पार्ट्स में लिथोस्फीयर की थिकनेस जो है वो 5 से 100 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है। और कॉन्टिनेंटल एरियाज में लिथोस्फीयर की थिकनेस जो है वो लगभग 200 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। बेहद सिंपल, ये जो टेक्टोनिक प्लेट होती है इसी को लिथोस्फेरिक प्लेट भी बुलाया जाता है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट होती है इट इज अ स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक। एक सॉलिड रॉक की स्लैब होती है टेक्टोनिक प्लेट। ये जो टेक्टोनिक प्लेट होती है ये अपने आप में मैसिव होती है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट होती है ये इररेगुलरली शेप्ड होती है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट होती है ये कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फीयर दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। और एक और बेहद इंपॉर्टेंट चीज, ये जो टेक्टोनिक प्लेट होती है ये एस्थनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती है, ये एस्थनोस्फीयर के ऊपर मूव करती है। बेहद सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, फिर ये पूछा गया कि चलो टेक्टोनिक प्लेट होती है लेकिन किसी टेक्टोनिक प्लेट को कॉन्टिनेंटल प्लेट बुलाया जाएगा या ओशनिक प्लेट बुलाया जाएगा, ये कैसे डिटरमाइन किया जाए? तो बड़ा सिंपल सा जवाब दिया गया। जिस भी प्लेट के बारे में आप बात कर रहे हो उस प्लेट में देखो कि लार्जर पोर्शन किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। मतलब मान लेते हैं कि ये कोई लंबी चौड़ी टेक्टोनिक प्लेट है। इस टेक्टोनिक प्लेट के अंदर सिर्फ इतना सा हिस्सा जो है वो ओशनिक है और बाकी ये जो पूरा हिस्सा है ये कॉन्टिनेंटल है। तो इस प्लेट को क्या बुलाया जाएगा? इस प्लेट को कॉन्टिनेंटल प्लेट बुलाया जाएगा। बहुत सिंपल, किसी भी प्लेट को कॉन्टिनेंटल प्लेट या ओशनिक प्लेट किस तरीके से बुलाया जाएगा? देखा जाएगा कि उस प्लेट में लार्जर पोर्शन किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल पैसिफिक प्लेट की अगर बात करें तो ये जो पैसिफिक प्लेट है ये लार्जली ओशनिक है और इसलिए इसको बुलाया जाता है ओशनिक प्लेट। यूरेशियन प्लेट की अगर बात करें तो ये जो यूरेशियन प्लेट है ये लार्जली कॉन्टिनेंटल है और इसलिए इसको कॉन्टिनेंटल प्लेट बुलाया जाता है।
प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर ये भी बता दिया गया कि हमारी जो अर्थ का लिथोस्फीयर है वो 7 मेजर प्लेट्स में और कुछ माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। हमारी अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो 7 मेजर प्लेट्स में और कुछ माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी 7 मेजर प्लेट्स हैं और कौन कौन सी माइनर प्लेट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रिवाइज करो और दिमाग में बिठाओ। 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने बात की प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, और प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर बात की गई टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। टेक्टोनिक प्लेट को लिथोस्फेरिक प्लेट भी बुलाया जाता है। टेक्टोनिक प्लेट होती क्या है, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इट इज अ स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक। ये जो टेक्टोनिक प्लेट होती है ये मैसिव होती है, लंबी चौड़ी होती है और ये इररेगुलरली शेप्ड होती है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट होती है ये कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फीयर दोनों से मिलकर बनी हुई होती है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट होती है ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करती है, ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती है। और प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर ये भी बता दिया गया कि हमारी जो लिथोस्फीयर है वो 7 मेजर प्लेट्स में और कुछ माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है। मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, बिकॉज लाइक दबाना जरूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अब बात आती है 7 मेजर प्लेट्स के बारे में। कौन कौन सी 7 मेजर प्लेट्स हैं? देखो मैप देखो, सबसे नीचे यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी अंटार्कटिक प्लेट। ये जो अंटार्कटिक प्लेट है ये एक मेजर प्लेट है। फिर इधर लंबी चौड़ी यूरेशियन प्लेट आपको दिख रही होगी, ये यूरेशियन प्लेट पूरा यहाँ तक एक्सटेंड करती है। ये जो यूरेशियन प्लेट है ये दूसरी मेजर प्लेट है। फिर इसके जस्ट नीचे आपको तीसरी मेजर प्लेट दिख रही होगी, ये अफ्रीकन प्लेट जो है ये तीसरी मेजर प्लेट है। फिर इधर चौथी मेजर प्लेट आपको दिखाई दे रही होगी, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है ये चौथी मेजर प्लेट है। इसके जस्ट नीचे साउथ अमेरिकन प्लेट आपको दिखाई दे रही होगी, और ये जो साउथ अमेरिकन प्लेट है ये पांचवी मेजर प्लेट है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट को सेपरेट करते हैं कैरिबियन आइलैंड्स। फिर इधर आपको पैसिफिक प्लेट दिखाई दे रही होगी, ये जो पैसिफिक प्लेट है ये छठवीं मेजर प्लेट है। और सातवीं मेजर प्लेट यहाँ आपको दिख रही होगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसको इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट भी बुलाया जाता है। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये भी एक मेजर प्लेट है। ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। इन 7 मेजर प्लेट्स के नाम टेक्स्ट में देख लेते हैं। सबसे पहली है अंटार्कटिक, दूसरी है नॉर्थ अमेरिकन, तीसरी है साउथ अमेरिकन। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट को सेपरेट करते हैं कैरिबियन आइलैंड्स। फिर चौथी है पैसिफिक प्लेट, पांचवी है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, छठवीं है अफ्रीकन प्लेट और सातवीं है यूरेशियन प्लेट। ये 7 मेजर प्लेट्स हैं, और इन मेजर प्लेट्स के अलावा बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं। कुछ मेजर माइनर प्लेट्स की अगर बात करें तो इधर आपको दिख रही होगी ये फिलिपीन प्लेट है। ये जो फिलिपीन प्लेट है ये माइनर प्लेट है। इसके जस्ट नीचे कैरोलिन प्लेट आपको दिख रही होगी, ये जो कैरोलिन प्लेट है ये भी माइनर प्लेट है। इधर फिर आपको दिख रही होगी कॉकस प्लेट, ये जो कॉकस प्लेट है ये भी माइनर प्लेट है। इसके जस्ट नीचे नज़का प्लेट आपको दिख रही होगी, ये जो नज़का प्लेट है ये भी माइनर प्लेट है। इधर ऊपर आपको ज्वांदी फूका प्लेट दिख रही होगी, ये जो ज्वांदी फूका प्लेट है ये भी माइनर प्लेट है। इधर आओगे तो इधर अरेबियन प्लेट आपको दिख रही होगी, ये जो अरेबियन प्लेट है ये भी माइनर प्लेट है। इधर आपको स्कॉशिया प्लेट दिख रही होगी, ये जो स्कॉशिया प्लेट है ये भी माइनर प्लेट है। और यही माइनर प्लेट्स की बातचीत टेक्स्ट में की गई है, फटाफट से देख लेते हैं। कॉकस प्लेट अभी हमने देखी है, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में लाई करती है। नज़का प्लेट साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में लाई करती है। अरेबियन प्लेट पूरी की पूरी सऊदी अरेबियन लैंडमास में लाई करती है। फिलिपीन प्लेट एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट के बीच में लाई करती है। इसके अलावा फिर कैरोलिन प्लेट है, ये जो कैरोलिन प्लेट है ये फिलिपीन और इंडियन प्लेट के बीच में लाई करती है। तो ये जो 7 मेजर प्लेट्स हैं और ये कुछ माइनर प्लेट्स हैं, इनके नाम बेसिक तौर पे याद रखना। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक्स में ये भी बता दिया गया कि ये जितने भी प्लेट्स हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। ये जितने भी प्लेट्स हैं ये पास्ट में भी मूव करते रहे हैं और ये फ्यूचर में भी मूव करते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। वैगनर क्या कह रहे थे
कि सिर्फ कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं। वैगनर ने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कहा था कि सिर्फ कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, लेकिन ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है इसमें बताया गया कि भाई कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो किसी प्लेट का पार्ट होते हैं और पूरी की पूरी प्लेट मूव करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्टिनेंट मूव करते हैं, पूरी की पूरी प्लेट मूव करती है, कोई पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट मूव नहीं करता है। इनफैक्ट वैगनर ने तो ये भी कहा था कि इनिशियली ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो एक सुपर कॉन्टिनेंट के तौर पे एग्जिस्ट करते थे जिसे बुलाया गया था पेंजिया। लेकिन लेटर डिस्कवरीज ये दिखाती हैं कि ये जितना भी कॉन्टिनेंटल मास है ये बेसिकली इन प्लेट्स के ऊपर रेस्ट करता है और ये जो पूरी की पूरी प्लेट्स हैं ये घूमती हैं, ये वॉन्डर करती हैं, ये मूव करती हैं। और ये जो पेंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट बना ये बेसिकली जब ये कॉन्टिनेंटल मासेस जब ये प्लेट्स मूव कर रहे थे तो ये प्लेट्स कुछ इस तरीके की शेप में आए, ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ज करेंगे कि एक लंबा चौड़ा कॉन्टिनेंटल मास डेवलप हो जाएगा। तो मोटा मोटा ये बोला गया, वैगनर कह रहे थे कि सिर्फ कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, पास्ट में भी कॉन्टिनेंट्स मूव करते थे और फ्यूचर में भी कॉन्टिनेंट्स मूव करते रहेंगे। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स से हमें पता चला कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो इन प्लेट्स का पार्ट हैं और पूरी की पूरी प्लेट मूव करती है। Scientists using the paleomagnetic data have determined the positions held by each of the present continental landmass in different geological periods. अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड्स में इन प्लेट्स की पोजीशन किस तरीके से हुआ करती थी उसको भी हमारे साइंटिस्ट ने ट्रेस कर लिया है। अब देखो ये जो पूरा डायग्राम दिखाया गया है ये बताता है कि वेरियस कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन जियोलॉजिकल पास्ट में किस तरीके से रही है। आज से लगभग 540 मिलियन ईयर्स अगो ये जो प्लेट्स हैं ये कुछ इस शेप में हुआ करती थी। नंबर 1 अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 2 साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, ये जो इमेज है इसमें, नंबर 3 अंटार्कटिका को रिप्रेजेंट करता है, 4 ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है, 5 इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, 6 चाइना को रिप्रेजेंट करता है, 7 नॉर्थ अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, 8 यूरोप को रिप्रेजेंट करता है और 9 और 10 साइबेरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो नंबर 5 इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो आज से 540 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया वाली जो प्लेट है वो लगभग यहाँ पे हुआ करती थी। 420 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया वाली जो प्लेट है वो थोड़ी सी और नीचे आ गई और थोड़ी सी साउथ में शिफ्ट हो गई। लगभग 300 मिलियन ईयर्स अगो हमारी जो इंडियन प्लेट है वो और ज्यादा पोल के पास में आ गई। आज से लगभग 120 मिलियन ईयर्स अगो हमारी ये जो इंडियन प्लेट है इसने ऊपर की तरफ मूव करने की शुरुआत करी। कंपेयर करो, यहाँ सबसे नीचे अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ चली गई है और आज की सिचुएशन ये है कि हमारी जो इंडियन प्लेट है वो प्रेजेंट पोजीशन वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। ये सभी प्लेट्स का मूवमेंट हमने ट्रेस कर लिया है, हमने देख लिया है कि पास्ट में ये प्लेट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करती थी और आज की डेट में ये प्लेट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मोटा मोटा ये जो इमेज है इस इमेज को थोड़ा सा देख लो। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि प्लेट्स होती हैं, तो ये जो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स की बाउंड्रीज भी होती होंगी। भाई एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तो ये जो बाउंड्री फॉर्म हो रही है, ये जो बाउंड्रीज होती हैं ये भी 3 टाइप की होती हैं। प्लेट बाउंड्रीज जो हैं वो 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी 3 टाइप की प्लेट बाउंड्रीज हैं? एक होती हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होती हैं? बेसिकली जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो जो बाउंड्री फॉर्म होती है उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब सोचो, प्लेट जब दूर जाएगी तो क्यों जाएगी? प्लेट दूर जाएगी तो बीच में से वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा और जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ नया क्रिएशन देखने को मिलेगा। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे आमतौर पे न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट्स पुल अवे फ्रॉम ईच अदर। प्लेट जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं और बीच में एक नई क्रस्ट क्रिएट होती है। द साइड्स वेयर द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड स्प्रेडिंग साइड्स। वो जगह जहां पे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं उन साइड्स को, उन जगहों को बुलाया जाता है स्प्रेडिंग साइड्स। बेसिकली प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, तो उन साइड्स को क्या बुलाया जाता है? उन साइड्स को बुलाया जाता है स्प्रेडिंग साइड्स। ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मिड एटलांटिक रिज। मिड एटलांटिक रिज कल ही हमने पढ़ा है, होता क्या है कि ओशन बाउंड्री है, ये जो ओशन बाउंड्री है इसके बीच में वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिल रहे हैं। ओशन बाउंड्री दूर जा रही है और बीच में नए नए रॉक्स डिपॉजिट हो रहे हैं, लावा डिपॉजिट हो रहा है।
तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का एक बढ़िया एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज। अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पे पूरा दिखाया गया है। देखो डाइवर्जेंट बाउंड्री इस सिंबल से प्रेजेंट की गई है, ये पूरी डाइवर्जेंट बाउंड्री है। ये जो मिड अटलांटिक रिज है ये पूरी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ये पूरी डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ये पूरी डाइवर्जेंट बाउंड्री है। इसको आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लेकिन बेसिक तौर पे याद रखना कि जो मिड अटलांटिक रिज है ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है। फिर दूसरी होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री नाम से ही क्लियर है, जहां पे प्लेट्स कन्वर्ज करती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं। और अगर प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो बीच में जो मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियसली बात है डिस्ट्रॉय होगा। तो ये जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती हैं, यहाँ पे क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एज वन प्लेट डाइव्ड अंडर अनदर। कन्वर्जेंट बाउंड्री में होगा क्या, अपन पूरे तरीके से समझेंगे। देखो सबसे पहले हमने बात की डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में। डाइवर्जेंट बाउंड्री बड़ा सिंपल है, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं और बीच में नए क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और जहां से ये प्लेट्स दूर जा रही होती हैं उस साइड को बुलाया जाता है स्प्रेडिंग साइड। क्या बुलाया जाता है? स्प्रेडिंग साइड बुलाया जाता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती हैं, लेकिन जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही होती हैं तो क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है। अब देखो ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ये जो कन्वर्जेंस है ये कन्वर्जेंस तीन तरीके का हो सकता है। एक ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में हो सकता है, एक दो ओशनिक प्लेट्स के बीच में हो सकता है, और एक दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में हो सकता है। इसको समझते हैं, ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है, हम क्या कह रहे हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्री का मतलब क्या है कि दो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ खिंच रही हैं, और बीच में जो क्रस्ट है वो क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है। ये जो कन्वर्जेंस है ये तीन टाइप का हो सकता है। कौन कौन से तीन टाइप्स हैं? एक ओशन ओशन कॉलिजन हो सकता है, एक ओशन कॉन्टिनेंट कॉलिजन हो सकता है, और एक कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कॉलिजन हो सकता है। इसको कैसे समझें? देखो मान लेते हैं ये कोई कॉन्टिनेंट है और ये कोई कॉन्टिनेंटल बाउंड्री है, बीच में ये मान लेते हैं ओशनिक बाउंड्री है। ये क्या है? ओशनिक बाउंड्री। ये क्या है? ओशनिक बाउंड्री है। और ये जो ओशनिक बाउंड्री है ये एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज कर रही है, ये एक दूसरे की तरफ खिंच रही हैं, ये एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। अब होगा क्या, जब ये ओशनिक प्लेट एकदम एक दूसरे के पास में आ जाएंगी, बिल्कुल एकदम एक दूसरे के पास में आ जाएंगी, तो क्या होगा, इन दोनों ओशनिक प्लेट्स में से जो भी भारी होगी वो ऊपर शिफ्ट कर जाएगी और जो भी हल्की होगी वो नीचे शिफ्ट कर जाएगी। कैसे होगा? मान लेते हैं कि ये वाली भारी है तो ये तो ऊपर रह गई, और ये जो हल्की थी ये नीचे की तरफ सबडक्ट करने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी? सबडक्ट करने लग जाएगी, नीचे की तरफ मेंटल में धंसने लग जाएगी। बेसिकली ये होता है जोन ऑफ सबडक्शन। पिछले भी सेशन में हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में बात की थी। और इस जोन ऑफ सबडक्शन में ये जो ओशनिक प्लेट है ये ओशनिक प्लेट डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी, डैमेज होने लग जाएगी। तो जब ओशन ओशन प्लेट का कॉलिजन होगा, कन्वर्जेंस होगा, तो जो ओशन प्लेट हल्की होगी वो नीचे चली जाएगी, वो सबडक्ट कर जाएगी, वो डैमेज होगी, और जो भारी होगी वो ऊपर रह जाएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये वाली जो हल्की ओशनिक प्लेट थी ये पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, और फिर कॉलिजन कौन सा बच जाएगा? फिर कॉलिजन बच जाएगा इस ओशनिक प्लेट का इस कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ में। अब देखो कॉन्टिनेंटल प्लेट भारी होती है, ओशनिक प्लेट हल्की होती है, तो अब क्या होगा इस ओशन कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री के कॉलिजन में कि जो ओशन की प्लेट है वो इस कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर सबमर्ज हो जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी। सबमर्ज सही शब्द नहीं है, सबडक्ट हो जाएगी। मतलब अब ये जो ओशनिक प्लेट है ये अब मेंटल में जाने लगेगी, ये अब सबडक्शन के जोन में जाने लगेगी, ये अब डिस्ट्रॉय होने लगेगी, ये अब डैमेज होने लगेगी। तो जब ओशन ओशन टाइप का कॉलिजन होता है, कन्वर्जेंस होता है, तो जो प्लेट हल्की होती है वो सबडक्शन जोन में जाती है और डैमेज होती है। जब कॉन्टिनेंटल और ओशन टाइप का कन्वर्जेंस होता है तो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो हमेशा ऊपर रहती है बिकॉज वो भारी होती है, और जो ओशनिक प्लेट होती है वो जाती है सबडक्शन जोन में और वो होती है डिस्ट्रॉय। फिर एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि ये जो पूरी की पूरी ओशनिक प्लेट है ये सबडक्ट कर जाएगी, ये चली जाएगी जमीन के अंदर। अब कॉलिजन होगा कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल का, अब कॉलिजन हो रहा है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल का। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है ये कभी भी सबडक्ट करती नहीं है, ये कभी भी सबडक्ट नहीं करेगी, ये डैमेज नहीं होगी। तो होगा क्या कि जो भी कॉन्टिनेंटल प्लेट भारी होगी वो नीचे ऊपर रह जाएगी और जो हल्की होगी वो नीचे चली जाएगी। लेकिन हमने क्या बोला
ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है ये सबडक्ट नहीं करती है। तो एक पॉइंट तो ऐसा होगा कि जो भारी वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी वो ऊपर होगी और जो हल्की वाली कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी वो नीचे होगी। लेकिन हमने बोल दिया है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो सबडक्ट नहीं करती है। तो अल्टीमेटली ये जो नीचे वाली प्लेट है इस ऊपर वाली प्लेट को ऊपर की तरफ उठा लेगी और कुछ इस तरीके से ये जो प्लेट्स हैं ये पोजीशन में आ जाएंगी और यहाँ हमें उठा हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा। होपफुली ये जो इमेज है इस इमेज से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है यहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है। द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ द प्लेट्स अकर इज नोन एज द सबडक्शन जोन। जहां पे प्लेट्स सिंक करती हैं, मेंटल के अंदर जाती हैं, डैमेज होती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं, उसको बुलाया जाता है सबडक्शन जोन। और ये जो कन्वर्जेंस है ये 3 तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा? ओशनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में हो सकता है, हमने देख लिया। 2 ओशनिक प्लेट्स के बीच में हो सकता है, हमने देख लिया। और 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में भी हो सकता है, वो भी हमने देख लिया है। और फिर तीसरे टाइप की जो प्लेट बाउंड्री है उसको बुलाया जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है यहाँ पे ना तो क्रस्ट का क्रिएशन होता है और ना ही क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है कि प्लेट आएगी एक दूसरे की तरफ लेकिन सबडक्ट नहीं होगी, स्लाइड पास्ट कर जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएगी। प्लेट आई और एकदम से इधर उधर मूव कर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, सबडक्ट नहीं होगी। where the crust is neither produced nor destroyed as the plates slide horizontally past each other। प्लेट्स आ तो रही हैं एक दूसरे की तरफ लेकिन जैसे ही प्लेट टकराएगी प्लेट सबडक्ट नहीं होगी, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से मूव कर जाएगी, स्लाइड पास्ट कर जाएगी। अब देखो एक चीज और समझ में आनी चाहिए आपको। ये जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है इसका सिनेरियो क्या है? बहुत सिंपल, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे क्रस्ट ना तो प्रोड्यूस होती ना डिस्ट्रॉय होती। जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से स्लाइड पास्ट कर जाती हैं, हॉरिजॉन्टली स्लाइड कर जाती हैं। लेकिन एक चीज और आपको समझने की जरूरत है। वो समझने की जरूरत क्या है कि मान लेते हैं ये कोई लंबी चौड़ी मिड ओशनिक रिज है, ये वो एरिया है जहां पे लगातार वॉल्केनिक इरप्शंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस पूरे मिड ओशनिक रिज पे जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो बराबर इंटेंसिटी का हो ये जरूरी नहीं है। कहीं पे इरप्शन की इंटेंसिटी ज्यादा हो सकती है, कहीं पे इरप्शन की इंटेंसिटी कम हो सकती है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे इरप्शन की इंटेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पे इंटेंसिटी कम है वहां पे हो सकता है डिपोजिशन अलग तरीके का देखने को मिले। फिर हो सकता है कि इंटेंसिटी थोड़ी और ज्यादा हो तो यहाँ पे डिपोजिशन अलग तरीके का देखने को मिलेगा। फिर हो सकता है कि इंटेंसिटी थोड़ी कम हो तो डिपोजिशन अलग तरीके का देखने को मिलेगा। और ये जो फॉल्ट्स डेवलप हो रहे हैं, ये जो नई क्रस्ट फॉर्म हो रही है, ये रेगुलर फॉर्म नहीं हो रही है, इसमें फॉल्ट्स डेवलप हो रहे हैं। ये जो फॉल्ट्स हैं इनको बुलाया जाता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। और ये जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स होते हैं दे आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिज। देखो अगर पूरी की पूरी मिड ओशनिक रिज पे इंटेंसिटी ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन सेम होती तो बढ़िया पूरे लावा निकल के आता और बढ़िया एक क्रस्ट बनती। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि ये जो मिड ओशनिक रिज है इस पे जरूरी नहीं है कि जो लावा के इरप्शन की इंटेंसिटी है वो सेम हो। कहीं पे ज्यादा हो सकती है, कहीं पे कम हो सकती है, कहीं पे फिर ज्यादा हो सकती है, कहीं पे फिर कम हो सकती है। तो बीच में ये जो ब्रेक्स देखने को मिल रहे हैं, ये जो फॉल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, इन फॉल्ट्स को बुलाया जाता है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। क्या बुलाया जाता है? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बुलाया जाता है। और ये जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स होते हैं ये जनरली परपेंडिकुलर होते हैं। देख लो ना आप, ये मेन हमारी रिज है लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी कम थी तो यहाँ पे अलग तरीके का इरप्शन देखने को मिला, यहाँ पे अलग तरीके का इरप्शन देखने को मिला। और ये जो है ये मिड ओशनिक रिज के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन generally perpendicular to the mid-oceanic ridge as the eruptions do not take all along the entire crust at the same time. There is differential movement of a portion of the plate away from the axis of the earth। वही बात की जा रही है कि जहां पे इरप्शन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे प्लेट का मूवमेंट भी ज्यादा देखने को मिलता है और जहां पे इरप्शन की इंटेंसिटी कम होती है वहां पे प्लेट का मूवमेंट भी कम देखने को मिलता है और इसकी वजह से डिफरेंशियल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और एक चीज तो आपने दिमाग में बिठाई हुई है, जब मैंने पहली ज्योग्राफी की क्लास ली थी तभी बोला था कि ज्योग्राफी में कोई भी चीज आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करती है, बहुत सारे फिनोमिनाज इन्वॉल्व होते हैं। मोटा मोटा तो हम ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि इरप्शन की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है
इसलिए ये जो प्लेट्स हैं इनके मूवमेंट में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन ये जो प्लेट के पोर्शंस में मूवमेंट देखने को मिलता है, ये रोटेशन ऑफ द अर्थ से भी इफेक्ट होता है। बहुत सिंपल, 3 टाइप की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। एक होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहां पे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, और जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं तो नए क्रस्ट का जनरेशन होता है। दूसरी होती है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जहां पे प्लेट्स एक दूसरे के पास में आ रही होती हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं, और यहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है। और तीसरी होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जहां पे जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली स्लाइड कर जाती हैं, स्लाइड पास्ट कर जाती हैं। ना तो यहाँ पे क्रस्ट प्रोड्यूस होती है और ना यहाँ पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है। इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।